हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अल्टरनेटिंग करंट के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का पार्ट 2। यहाँ पर हम 17th क्वेश्चन से लगाने चल रहे हैं। 16 क्वेश्चन आप लोग पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर पिछला वाला भी हुआ है। टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी और नीट, इन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज थ्रू ए डिवाइस ऑफ इम्पीडेंस 20 ओम। इम्पीडेंस का मतलब होता है जेड। ई दिया है, इज ई इक्वल टू 80 साइन पाई टी। 80 साइन पाई टी जो है ये ईएमएफ की वैल्यू दी गई है और जाहिर सी बात है ये वेरिएबल है, इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग है। जेड 20 दिया है, ये नहीं मालूम है कि वो एलआर सर्किट है, प्योर एल है, प्योर इंडक्टर है, क्या है, मतलब जेड किन से मिलकर बना हुआ है ये हमको नहीं दिया गया है। वोल्टेज ये दिया गया है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, तो इफेक्टिव वैल्यू हम लोग जानते हैं जो आई इफेक्टिव होता है किसी भी सर्किट में वो होता है IRMS। तो IRMS जो हो जाएगा वो हो जाएगा I नॉट अपान √2 और I नॉट क्या हो जाता है बेटा, V नॉट बाई जेड, V नॉट बाई जेड अपान √2। तो V नॉट बाई जेड अपान √2 हो जाएगा। तब V नॉट कितना हो जाएगा, यहाँ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट का मतलब V नॉट यानी कि 80 अपान जेड कितना है, जेड है हमारा यहाँ 20 और √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4√2 और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो √2 यानी कि 2√2। √2 से 2 को काटोगे √2 आएगा और 2 इंटू 1.414, ठीक। तो ये हो जाएगा 2.828, ठीक, एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं, क्या है बेटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 में है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF E, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF E गिवन बाई E इक्वल टू ई नॉट cos ओमेगा टी इज 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, इसका जो पीक वैल्यू है 10 वोल्ट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, यानी कि यहाँ पीक वैल्यू जो है वो ई नॉट ही है, ये 10 वोल्ट है, ठीक। ई इक्वल टू ई नॉट cos ओमेगा टी में पीक वैल्यू 10 वोल्ट है ना, ई नॉट है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो एफ क्या है 50 हर्ट्ज है। तो एफ हमारी क्या है 50 हर्ट्ज है। और थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, फोकस नहीं हुआ था। तो एफ हमारा है 50 हर्ट्ज, ई नॉट कितना है 10 वोल्ट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कह रहा है कि एट टाइम t इक्वल टू 1/600 सेकेंड, टाइम t इक्वल टू 1/600 सेकेंड पर द इंस्टेंटेनियस EMF इज गिवन बाई, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस EMF यानी E पूछा गया है, तो E इक्वल टू क्या है ई नॉट cos ओमेगा टी, E इक्वल टू ई नॉट cos ओमेगा टी है। ई नॉट कितना है 10 है, cos ओमेगा की जगह क्या होता है 2 पाई एफ यानी कि 50 इंटू टी क्या है 1/600, तो टी की जगह टी रख दी, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, तो 10 cos 100 पाई इंटू 1/600। बहुत अच्छा प्रश्न है, 0 0 कट गया, तो 10 cos π/6 यानी कि 10 π/6 का मतलब cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 5√3। देखते हैं कोई आंसर दिया है, बिल्कुल 5√3 एक आंसर हमारा यहाँ पर आया है और ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 5√3 यहाँ हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। पाज करके आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे कि क्या किस तरह से कौन सा नियम हमको यहाँ पर लगाना है।
अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग चल रहे हैं। क्या है ये, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कह रहा है इफ़ द करंट आई इज गिवन बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कि फ्लोज इन एसी सर्किट अक्रॉस विद एन एसी पोटेंशियल ऑफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो बेटा, यहाँ साइन का यहाँ भी टर्म है, यहाँ भी साइन का टर्म है, लेकिन यहाँ पर जो फेज है ओमेगा टी है, यहाँ फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। यानी कि करंट जो हो रही है वो वोल्टेज से लैग कर रही है, और करंट वोल्टेज से जो लैग करती है वो होता है हमारा क्या, इंडक्टर। ठीक, तो इंडक्टर में ही करंट जो होती है भाई, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये 3 सर्किट एलिमेंट जनरली किसी सर्किट में पाए जाते हैं। तो प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करती है वोल्टेज से पाई बाई 2 रेडियन, प्योर इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट से पाई बाई 2 रेडियन, और प्योर रजिस्टर में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। तो यहाँ पे करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है, तो यह प्योर इंडक्टर है। कह रहा है द पावर कंजप्शन P इन द सर्किट विल बी। तो तुम जानते हो कि प्योर इंडक्टर में यहाँ फाई की वैल्यू जो है पाई बाई 2 हो जाती है, दिया भी गया है। तो P एवरेज बराबर क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू कास फाई, और यहाँ फाई क्या है 90 डिग्री है, तो कास 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये एवरेज पावर डिसिपेटेड या पावर लॉस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो तो यहाँ पर हमारा एवरेज पावर डिसिपेशन 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने चल रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 20। इन एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 220 वोल्ट एंड 550 वाट इज कनेक्टेड टू एन एसी मेन, द करंट ड्रान बाई इट इज। तो 220 वोल्ट है, 550 वाट है, ठीक है ना। तो कितनी करंट ड्रा की जाएगी, 220 वोल्ट दिया है, 550 वाट, तो 220 वोल्ट और 550 वाट, तो ये V दिया गया है, ये पावर है ना। तो करंट क्या होगी, तो P इक्वल टू V इंटू आई कर देते हैं, पावर का फार्मूला होता है। तो I इक्वल टू P अपॉन V, यानी कि 550 बटा 220, यानी कि 11 से काट दो, 11 5 जा, 11 2 जा, तो 5 बाई 2 क्या हो जाएगा 2.5 एम्पियर। तो जो करंट इसमें फ़्लो करेगी वो 2.5 एम्पियर होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, और क्वेश्चन नंबर 20 में 2.5 एम्पियर, बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, इसको किस तरह से हम लोग हल करेंगे, इन पर हम लोग काम करने चल रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा से हम अब इधर साइड में करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर इधर कौन सा है 21। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज इन ए सर्किट इज 707 वोल्ट, इट्स RMS वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू हमको दी गई है, यानी कि V नॉट जो दी गई है वो 707 वोल्ट दी गई है। RMS वैल्यू यानी कि VRMS पूछा गया है, तो VRMS होता है V नॉट अपान √2, यानी कि 707 अपान √2, ठीक है ना। तो 707 √2 अपान 2, ठीक। तो 707 ये हो जाएगा 1.414 अपान 2, तो ये भी हो जाएगा 0.707, यानी कि 707 इंटू 0.707, यानी कि इनका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। तो 707 707 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, फिर एक जीरो वाला छोड़ दो जगह, 49 ये वाला छोड़ दोगे, 49 49 ये हो जाएगा। तो 9 4
9 9 18, 4 4 8 ठीक 9 9 4 इतना आएगा और 3 डिजिट पे 0, तो ये हो जाएगा 499.849 वोल्ट। ठीक, तो ये आएगा। और अगर ध्यान दो तो यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं, इस आंसर में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यही 500 वोल्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों को ये करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 22 है। ये बहुत ही घातक क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ए लैम्प कंज्यूम्स 50% ऑफ पीक पावर इन एन AC सर्किट। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द सर्किट करंट? ए लैम्प कंज्यूम्स 50% ऑफ पीक पावर एंड इन एन AC सर्किट। तो एक लैंप जो है वो 50% पावर को कंज्यूम कर रहा है AC सर्किट में मैक्सिमम। तो P एवरेज बराबर क्या होता है? VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, ये है ना। अच्छा, ये कह रहा है ए लैंप कंज्यूम्स 50% ऑफ मैक्सिमम, तो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? P एवरेज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो cos phi को 1 रखने पर मिलती है, यानी कि P एवरेज की जो वैल्यू है वह P एवरेज की मैक्सिमम वैल्यू का आधा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखो। ए लैम्प कंज्यूम्स ओनली 50% ऑफ पीक पावर इन एन AC सर्किट। तो इसकी पीक पावर क्या होती है? किसी लैम्प की जो पीक पावर होगी तो पीक पावर क्या हो जाएगी भाई? जब cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये पीक पावर हो जाएगी। तो पीक पावर होती है VRMS इंटू IRMS, ये है VRMS इंटू IRMS। अब कह रहा है ए लैम्प कंज्यूम्स 50% ऑफ पीक पावर, तो इसका मतलब 50% यानी 50% ऑफ VRMS इंटू IRMS बराबर VRMS IRMS cos phi। तो 50 का मतलब होता है 1/2 इंटू VRMS इंटू IRMS बराबर VRMS IRMS cos phi। ये कट गया, ये कट गया, 1/2 आ गया, cos phi आ गया 1/2। तो phi क्या हो जाएगा? cos phi की 1/2 जो होता है वो 60 डिग्री पे होता है, यानी कि π/3 रेडियन। पूछा क्या गया था? बस यही पूछा गया था, द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I विल बी। तो फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यही है। इफ़ ए लैम्प कंज्यूम 50% पीक पावर ऑफ इन AC सर्किट, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो ये हमारा आंसर हो गया। 50% ऑफ पीक पावर क्या होगी? पीक पावर क्या हो जाएगी? जब cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये पीक पावर हो जाएगी, यानी मैक्सिमम पावर हो जाएगी। ठीक, तो ये हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हैं यहाँ पर, इनको आप लोगों को देखते चलना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये क्या है? इफ़ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाई E इक्वल टू 141। हम जानते हैं कि पाई का मल्टीपल है, तो 141 को ध्यान रखना है। साइन 628t, ये भी पाई का मल्टीपल है। देन द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी आर। तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की IRMS वैल्यू क्या है? तो तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो? देखो इधर हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर IRMS वैल्यू पूछी गई है, थोड़ा इधर हम कर रहे हैं, ध्यान देना। तो E इक्वल टू क्या दिया गया है? 141 साइन 628t। तो E इक्वल टू हम लोग का फार्मूला होता है E0 साइन ओमेगा t। कंपेयर कर दोगे तो E0 आ जाएगा 141 वोल्ट और ओमेगा बराबर 628 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई f बराबर 628 टू 3.14 रखोगे क्योंकि उसी का मल्टीपल है ये 628
ठीक। तो ये 6.28 आ जाएगा इंटू एफ इक्वल टू 628 है ना। तो एफ इक्वल टू, यहाँ पॉइंट हटाओगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 हर्ट्ज। और ई नाट 141 वोल्ट है, तो ई आर एम एस क्या हो जाएगा, ई नाट अपान रूट टू, वी आर एम एस इक्वल टू वी नाट अपान रूट टू, और आई आर एम, तो ई आर एम एस हो जाएगा ई नाट अपान रूट टू। तो ई नाट क्या है 141, और ये 1.414 होता है, 41 ही लोगे क्योंकि उसी तरह की वैल्यू एडजस्ट करके दी गई है। तो पॉइंट हटाओगे 14100 अपान 141 यानी कि 100 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा ई आर एम एस क्या आ गया 100 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी भी क्या आ गई 100 हर्ट्ज। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा लग गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर आएगा ये दोनों ही 100 और 100 वाला सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इन एन एसी मेन सप्लाई इज गिवन टू बी 220 वोल्ट, व्हाट वुड बी द एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग ए पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो एवरेज ईएमएफ पूछा गया है। तो एवरेज ईएमएफ का मतलब क्या होता है, एवरेज ईएमएफ का मतलब होता है कि वी एवरेज। तो हमसे यहाँ पर वी एवरेज की बात की गई है। तो वी एवरेज बराबर हम लोग जानते हैं क्या 0.637 वी नॉट, यही हम लोग जानते हैं। कह रहा इन एन ए सी मेन सप्लाई इज गिवन बाई 220 वोल्ट। तो सप्लाई जो दी है वो इसका मतलब वी आर एम एस दी गई है। तो हमको वी आर एम एस दिया गया है, वी आर एम एस दिया गया है 220 वोल्ट। तो वी आर एम एस से हम, वी आर एम एस होता है वी नाट अपान रूट टू, तो ये 220 हो जाएगा। तो वी नाट क्या हो जाएगा 220 रूट टू, और वी नाट 220 रूट टू की वैल्यू तुम लोग को हम कई बार बता चुके हैं 311 वोल्ट आती है लगभग। तो 0.637 इंटू 311, ठीक है ना। तो 1 7 जा 1 3 जा 1 6 जा, और फिर 7 3 6 ये हो जाएगा, फिर यही हो जाएगा 637, फिर 3 से 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 2 11, 3 6 जा 18 1 19। तो 7 10 और 6 3 9 10 11 6 1 7 1 8 9 1 1 2 3 1 2 3, तो 198.107 वोल्ट। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, वी एवरेज वैल्यू आ गई। बहुत अच्छा प्रश्न था, घुमा कर पूछा गया है प्रश्न, इसलिए हमें दिया क्या गया था, हमें दिया गया था वी आर एम एस, और हमें पूछा था वी एवरेज। तो वी आर एम एस से पहले हमने वी नाट निकाला, और वी नाट से निकाल कर वी एवरेज। यानी कि एक चीज़ तुम लोग जान गए कि हमारे घरों में सप्लाई क्या होती है 220 वोल्ट की होती है। तो ये क्या होता है वी आर एम एस। तो वी नाट जब हम लोग निकालते हैं 311 वोल्ट आता है, और वी एवरेज जब इसी का निकालोगे तो 198 वोल्ट आएगा। तो ये तीनों वैल्यू तुम्हें रट लेनी है, तीनों वैल्यू रट लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। याद कर लो, कभी भी आ जाए तो ऐसे प्रश्नों को लगातार हम डायरेक्टली हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसिंग 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड बाई ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इन ए रजिस्टर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट पीक वैल्यू, क्या कहा गया, पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसिंग 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड बाई ए स्टेडी करंट 2 एम्पियर इन ए रजिस्टर। तो अगर 2 एम्पियर के द्वारा कोई हीट पैदा की जाती है, अगर 2 एम्पियर के द्वारा कोई हीट पैदा की जाती है तो 2 एम्पियर स्टेडी है, तो इसकी जो करंट होगी वो हो जाएगी I² इंटू R पर सेकेंड। तो पर सेकेंड जो हीट पैदा होती है वही होती है हीट। तो कह रहा है कि 2 एम्पियर की जो स्टेडी करंट की जो करंट है, यहाँ I क्या है, ये I यही 2 एम्पियर है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट पीक वैल्यू ऑफ एन AC
प्रोड्यूसिंग 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड बाय ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो इसका 4 गुना पैदा कर रही है कौन? HAC। 2 एम्पियर की करंट का 4 गुना कौन पैदा कर रहा है? AC। तो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, तो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो 1 सेकंड में हीट पैदा होती है AC के द्वारा, तो IRMS का स्क्वायर इंटू R इंटू T क्या है? 1 सेकंड, I स्क्वायर RT बराबर 4 I स्क्वायर R है। अब यहाँ I दिया गया है, 2 का स्क्वायर, R और R यहाँ कट चुका है, तो IRMS का स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा 4 इंटू 4। तो IRMS क्या हो जाएगा? IRMS इक्वल टू हो जाएगा 4 एम्पियर। लेकिन ध्यान दो, मजे की बात है, IRMS नहीं पूछा गया है, हमको I0 पूछा गया, पीक वैल्यू। तो ये हो जाएगा 4, तो I0 इक्वल टू हो जाएगा 4√2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि 4 इंटू 1.414, 4 चौक 16, 4 एक 5, 4 चौक 16, इतना, सॉरी एम्पियर, वोल्ट नहीं एम्पियर। तो चाहे कहो 4√2, चाहे कहो 5.65, देखते हैं क्या आंसर दिया है। तो आंसर दिया है हमारा 5.6 एम्पियर, यही ऑप्शन हमारा सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको पढ़ना शुरू कर दो। इन इस सर्किट पाँच करके आपको पढ़ना है बार बार, और पहले अपने से लगाना है। क्वेश्चन देखने के बाद अपने शुरुआत करनी है, बाद में हमारा आंसर चेक करना है। ठीक, तो इन ए सर्किट द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर अमीटर इज 10 एम्पियर, इट्स पीक वैल्यू विल बी। ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट में जो भी चीज़ मेजर की जाती है, ठीक है ना, वो कौन सी चीज़ होती है? वो होती है हमारी RMS वैल्यू। ठीक है ना, जैसे हम घरों में कहते हैं 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, या स्विच 2 एम्पियर का है, या 5 एम्पियर का है, या 1 एम्पियर का, तो वो AC जो होती है वो RMS होती है। ठीक है, चाहे वोल्टेज का RMS वैल्यू देंगे, चाहे करंट का। तो यहाँ पर जो 10 एम्पियर हमारा मेजर किया गया है, ये IRMS है। ठीक है ना, तो पीक वैल्यू क्या हो जाएगी? I0/√2 होता है IRMS वैल्यू, I0/√2 10, तो I0 हो जाएगा 10√2, यानी कि 10 इंटू 1.414 इक्वल टू 14.14 एम्पियर। तो ये आंसर हमारा सी ऑप्शन सही देगा। ठीक है, कई बार आया हुआ है, ऐसे जनरल क्वेश्चन खूब आते हैं, और TGT में ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं जो थोड़ा हल्के होते हैं। ठीक है ना, नीट में भी ये क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। देखिए CPMT और कर्नाटका सेट में आया है, IMU में आया है, और मध्य प्रदेश प्री एंट्रेंस टेस्ट में आया है, तो कई जगह आया है। राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट में आया है, कई जगहों पर आया है। 27वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एन AC सोर्स इज रेटेड टू 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो हमने कहा कि जब भी कोई चीज़ दी जाती है वोल्टेज में, AC में अगर कोई वोल्टेज दिया जाता है, तो AC में जो दिया गया वोल्टेज होता है वो RMS वोल्टेज होता है। तो ये VRMS दिया गया है 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। द टाइम टेकन फॉर वोल्टेज टू चेंज फ्रॉम इट्स पीक वैल्यू टू 0। तो टाइम जो पीक वैल्यू से 0 में होने में, ध्यान देना बेटा, ये ऐसे आता है, कह रहा है ये ऐसे आता है। तो कोई कह रहा पीक वैल्यू से 0 होने में कितना टाइम लगेगा, तो सभी लोग इसको ध्यान देना। पीक वैल्यू से तो पीक वैल्यू से यहाँ तक आने में, देखो ये पूरा टाइम 0 है, ये T/2 है, यहाँ तक टाइम T है, तो यहाँ ये टाइम क्या हो जाएगा? T/4। यहाँ से यहाँ तक का टाइम T/4, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T/4, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T/4। तो इस तरह से एक पूरी साइकिल 4 पार्ट में कंप्लीट होती है, चौथाई 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 चौथाई। पीक से 0 आने में, 0 से पीक आने में, ठीक है ना, यहाँ दोनों जगह जो टाइम लगेगा वो यहाँ से यहाँ तक T/4 होगा। तो T/4 टाइम हमको निकालना है। ठीक, तो T/4 कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो T निकालना है, तो T हम लोग जानते हैं 1/f होता है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, तो T इक्वल टू 1/f/4, तो 1/50 हो जाएगा ये, इंटू 4, है ना, यानी कि
1/200, ठीक। तो 0.005 ये हमारा क्या आएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये कहीं दिया गया होगा 0.005 यानी कि 5 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक है ना। हमने क्या निकाला है, 0.005 सेकेंड निकाला है, और यही हमारा यहाँ पर क्या है, 5 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E = 200 sin 100t is applied to a series combination of R 30 ohm and inductor of 400 millihenry. The power factor of the circuit, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और हम लोग को मालूम होना चाहिए कि पावर फैक्टर होता क्या है। तो पावर फैक्टर अगर हम लोग को मालूम होगा, ये 28वां प्रश्न है, पावर फैक्टर cos फाई होता है और cos फाई की वैल्यू होती है R/Z। अगर ध्यान दो तो यहाँ R 30 ओम है और इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो मिली हेनरी में दिया गया है और वो 400 है। तो 400 मिली हेनरी है, यानी कि यहाँ पर L जो है वो 400 × 10⁻³ हेनरी है, ठीक। ये L हो गया। R कितना है, R कितना है, 30 ओम है, यानी कि ये हो जाएगा 0.4, ठीक, हेनरी हो गया। तो अब हम पहले XL निकालेंगे। XL क्या होता है, ω/L। अब अल्टरनेटिंग करंट का जो EMF है E = E0 sin ω/t है, तो इससे कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 100। क्या आएगी, 100। तो 100 × 0.4 करोगे तो आ जाएगा 40 ओम, और R 30 ओम है। तो Z क्या हो जाएगा, Z बराबर √ R का स्क्वायर चाहे R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो R कितना है, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 30 और 40 का स्क्वायर जब जुड़ता है तो ये हो जाता है 50 का स्क्वायर, पाइथागोरियन नंबर है। तो ये Z हो गया 50 ओम। तो cos फाई क्या हो जाएगा, R/Z हो जाएगा। तो R कितना है, R है 30, Z है 50, ठीक है ना। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 60, या 3/5 सीधे लिख दो, और या 60/100 कर दो, यानी कि 0.6, ठीक है ना। पावर फैक्टर है तो पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, ये ई वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट है कि कितना पावर फैक्टर होगा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको आप लोग ध्यान से लगाइएगा, बहुत गजब का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। क्वेश्चन को आपको पाँच करके बार बार देखना है ना, पीछे जा के भी देखना है। क्या है, द प्रोसेस बाय विच AC इज कन्वर्टेड टू DC। तो यहाँ पर AC को DC में कन्वर्ट करने का जो डिवाइस होती है वो होती है रेक्टिफायर, ठीक है ना। डायोड का यूज करके ये काम किया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, AC को DC में बदलने की जो वो होती है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो रेक्टिफिकेशन इसको कहते हैं या रेक्टिफायर का काम करता है। इसी तरह से DC जो AC को बदलता है ये होता है ऑसिलेटर। यहीं तुरंत याद कर लो, यहीं इसी के बगल का प्रश्न ये है, DC को AC में बदलने का काम करता है ऑसिलेटर, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर है 30, कह रहा है, ये बढ़िया प्रश्न है, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज। तो पीक वैल्यू और RMS वैल्यू की जो रेशियो होती है, तो पीक वैल्यू तो VRMS = क्या होता है, V0/√2। तो पीक वैल्यू और इसकी वैल्यू रेशियो पूछा गया, यानी कि V0/VRMS। तो ये VRMS इधर चलाएगा तो ये √2 इधर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा √2, ठीक है ना। तो पीक वैल्यू और RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, चाहे अल्टरनेटिंग करंट का हो चाहे वोल्टेज का हो, पीक वैल्यू का रेशियो वही आएगा, तो आएगा √2। 31 देखते हैं, इन द ट्रांसमिशन ऑफ AC सप्लाई थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स व्हेन द वोल्टेज इज स्टेप्ड अप n टाइम्स। वोल्टेज को n टाइम स्टेप किया जा रहा है। द पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा ट्रांसफार्मर का यहाँ प्रिंसिपल लगेगा,
कह रहा है कि इन द ट्रांसमिशन ऑफ AC पावर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स व्हेन द वोल्टेज इज स्टेप्ड अप n टाइम्स द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन विल बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका हम देखेंगे। देखो यहाँ पर जो पावर होती है, इनपुट और आउटपुट पावर, V और I का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। किसमें? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में V और I का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब V को कितना किया जा रहा है? स्टेप्ड अप। V को n गुना किया जा रहा है। अगर V को n गुना किया जा रहा है यानी nV किया जा रहा है तो I कितना हो जाएगा? I/n हो जाएगा, यानी कि तभी ये कांस्टेंट बना रह पाएगा, यानी कि तभी तो n कट जाएगा, VI कांस्टेंट रहेगा। अगर ये n गुना हुआ तो करंट कितनी हो जाएगी? I/n, यानी कि करंट विल बिकम 1/n टाइम्स। करंट 1/n टाइम्स होगी। और जो पावर डिसिपेटेड होती है, जो पावर होती है, पहले पावर डिसिपेटेड क्या थी? I² × R थी, है ना पावर। और अब पावर जो दूसरी बार होगी वो क्या हो जाएगी? अब I कितनी गुना हो गई? I/n गुना हो गई, स्क्वायर अपॉन R। तो ये I²/n² R। तो क्या हो जाएगा? अब तो यहाँ कितना गुना कम हो गई? n² गुना क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, तो पावर लॉस क्या होगा? इंक्रीजेज n² टाइम्स, है ना। इंक्रीजेज n² टाइम्स इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने का मतलब टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिक्रीजेज n टाइम्स, डिक्रीजेज n² टाइम्स, ठीक है ना। तो यही होगा डिक्रीजेज n² टाइम्स। इंक्रीज करेगा तो मल्टीप्लाई, डिक्रीजेज n² टाइम्स, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। डिक्रीजेज n² टाइम्स का मतलब होता है 1/n² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ए बल्ब इज कनेक्टेड, कई जगह आया हुआ है ये। ए बल्ब इज कनेक्टेड फर्स्ट विद DC एंड देन AC ऑफ सेम वोल्टेज। तो यहाँ देखो ये सेम वोल्टेज को अंडरलाइन करो। इट विल शाइन ब्राइटली विद, तो हम एक लाइन नोट कर लो कि किसी भी बल्ब जो होता है वो रजिस्टर होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। तो बल्ब का बिहेवियर AC और DC में एक ही होता है, यानी कि बल्ब का रेजिस्टेंस AC और DC से बदलता नहीं। तो R कांस्टेंट होता है AC और DC दोनों के लिए, है ना। XL और XC AC DC के लिए अलग अलग होता है, लेकिन प्योर रजिस्टर जो होता है वो AC किसके लिए? AC एंड DC दोनों के लिए ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है R। तो अगर वोल्टेज एक ही है तो क्या कह रहा है? तो जो पावर होगी, पावर से ही वो जलता है। पावर अगर दोनों बराबर होगी तो P क्या होगा? V²/R = कांस्टेंट। जब वोल्टेज AC का भी वही है, DC का भी है, तो R तो बदल नहीं रहा है AC DC में, तो दोनों की जो ब्राइटनेस होगी वो बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो आप लोगों को जो बोला जा रहा है उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी अपना काम करते रहेंगे। 33 क्वेश्चन है। एन AC सप्लाई गिव्स 30 वोल्ट RMS विच पासेस थ्रू ए 10 ओम रजिस्टर, द पावर डिसिपेटेड। तो पावर जो हो जाएगा रेजिस्टेंस में क्या होता है? VRMS × IRMS × cos phi। तो cos phi क्या होता है? ये 1 होता है, किस में? रजिस्टर में। कह रहा है पासेस थ्रू इतना रेजिस्टेंस, तो RMS वैल्यू ये है, तो IRMS को क्या लिख दोगे? VRMS/R। तो VRMS का स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा, सीधे से फार्मूला भी जानते हो। तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है, तो 900/10 बराबर क्या हो जाएगा? 90 ओम, ठीक। सॉरी 90 वाट, ओम नहीं होगा, 90 क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 हो गया था, अब 34 पर चल रहे हैं। 34 क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 50 साइकिल पर सेकेंड यानी 50 हर्ट्ज एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 120 वोल्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और एम्पलीट्यूड, तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड यानी वी नॉट है 120 वोल्ट। तो कह रहा है कि आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपान √2, यानी कि 121 अपान √2 की वैल्यू होती है 0.707। तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, आगे एक 0 3 डिजिट पर, तो 84.84 वोल्ट कहीं अगर होगा तो सही होगा। तो 84.8 वोल्ट यहाँ तुम्हारा बी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखने चल रहे हैं, क्या है ये, कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। फार्मूला से अगर रखोगे तो वी नॉट कितना है 220 है, ओमेगा है 100 पाई है। द टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, है ना। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यही प्रश्न है। ये बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को कह रहा है ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड। तो रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है कि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो दिया है वो V इक्वल टू दिया है 220, V इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी। कह रहा है द टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब होता है, पीक वैल्यू का मतलब वी नॉट, और यहाँ से क्या हो रही है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू होती है वी नॉट अपान √2। तो वी नॉट से वी नॉट अपान √2 होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है, वेरिएबल है। तो पहले वी नॉट का टाइम हम निकालते हैं, यहाँ पर पहला टाइम, यहाँ का टाइम निकाल देते हैं टी, और यहाँ का निकाल देते हैं टी डैश। दोनों में से दोनों टाइम का जो डिफरेंस रहेगा वही वी नॉट से वी नॉट बाई √2 टाइम वोल्टेज होने में लगा समय रहेगा। तो वी की जगह एक बार क्या रखो, वी नॉट रखो, है ना। वी की जगह क्या रखो, पीक वैल्यू यानी कि वी नॉट। तो यहाँ वी नॉट हो जाएगा साइन 100 पाई टी। अरे भैया वी नॉट की जगह 220 रख दो, क्या करना है 220 साइन 100 पाई टी, ये कट जाएगा। साइन 100 पाई टी की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 क्या होती है साइन 90 की वैल्यू होती है। तो पाई बाई 2 बराबर हो जाएगा 100 पाई टी। यहाँ साइन 100 पाई टी को यहाँ 1 हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। तो पाई बाई 2 इक्वल टू 100 पाई टी, पाई पाई कट जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 200 सेकेंड। ये पहला टाइम आ गया। अब दूसरी बार यहाँ पर हम टी डैश मान लेंगे। अब की बार क्या हो रहा है, वी नॉट बाई √2 हो जा रहा है, बराबर वी नॉट साइन 100 पाई, यहाँ मान लेते हैं टी डैश हो गया अब, ठीक है ना। तो वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा, 1 बाई √2 क्या होता है साइन पाई बाई 4 होता है। तो पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 100 पाई टी डैश, पाई पाई कट जाएगा। तो यहाँ से टी डैश क्या आ जाएगा, यहाँ से जो टी डैश हो जाएगा वो हो जाएगा 1/400 सेकेंड। तो ये टी कितना आ गया 1/200, मतलब 1/200 टाइम पे ये रहेगा, 1/400 टाइम पर ये रहेगा, 1/200 टाइम पे 1/400 टाइम पर। तो जो टी माइनस टी डैश क्या हो जाएगा 1/200। वी नॉट से वी नॉट बाई √2 होने में, यानी कि टी से टी डैश तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम दो, टी टाइम पर वी नॉट रहेगा, टी डैश टाइम पर ये रहेगा। तो टी में से टी डैश घटा दो, तो 1/200 माइनस 1/400 कर दो। तो ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2/400 माइनस 1/400 यानी कि 1/400, ठीक है ना। तो 1/400 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.25 हो जाएगा, और यहाँ 100 ऊपर जाएगा 10⁻², यानी कि 2.5 × 10⁻³ सेकेंड। यही हमारा यहाँ पर पूरा
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोगों को कर लेना है। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो चौथा ऑप्शन 2.4 × 10⁻³ सेकेंड हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को फिर से आप लोग देखकर हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और आगे अभी और अच्छे अच्छे दमदार प्रश्न आने चल रहे हैं, इनको आप लोग करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम देख रहे हैं कि लोग देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब करने से कतराते हैं। तो बहुत मेहनत होती है किन्हीं चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ का कंसेप्ट डेवलप करने में और आप तक पहुंचाने में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए भी, और जितने भी घर में सदस्य हों या बाहर के आपके साथी मित्र हों, सभी को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।